हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रेजी कक्षा। आज हम न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है और कॉमन सब्जेक्ट है जिसका नाम है इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसकी फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स के साथ। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप बस पढ़ते रहिए, टिक करते रहिए और फिर देखना एग्जाम्स में कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इन्वायरमेंट होती क्या है। देखो, इन्वायरमेंट में ना दो चीजें आती हैं, एक आती है हमारी लिविंग थिंग्स, दूसरी आती है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स। और ये सब चीजें जो भी एक ह्यूमन बीइंग के या फिर ऑर्गेनिज्म के आसपास होती हैं, चाहे वो विंड हो, वाटर हो, लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, इन सब चीजों को मिलाकर हमारी इन्वायरमेंट बनती है। ये जो इन्वायरमेंट है ये हेल्प करती है ह्यूमन के सर्वाइवल में, एनिमल्स के सर्वाइवल में, मतलब किसी भी चीज के सर्वाइवल में, डेवलपमेंट में और इवोल्यूशन में। जब हम आसपास देखते हैं, हम देखते हैं प्लांट्स को, फैक्ट्रीज को, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, विंड को, हम सभी चीजों को देखते हैं। वो सब चीजें मिलके क्या बनती है, हमारी इन्वायरमेंट बनती है। अब हम आगे देखते हैं कि इन्वायरमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। देखो, बेसिकली इन्वायरमेंट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में सारी वो चीजें होती हैं जो हमें भगवान ने दी है। ठीक है, भगवान ने जैसे कि विंड, एयर, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, मतलब जितनी भी चीजें नेचुरली अकर हुई है जिसमें ह्यूमंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नेचुरल इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। इसके जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। ये नेचर ने बनाया है, इसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता है। एग्जाम्पल्स के लिए माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस, फॉरेस्ट, सॉइल, एयर, ये सब चीजें। और ये हमें क्या प्रोवाइड करती है, बेसिक, ये हमें एक, मतलब जीने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम होता है हमारा, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि हमें हेल्प करता है असेंशियल चीजों को प्रोवाइड कराने में, जो हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का। अब देखो, ह्यूमन मेड के नाम से आपको पता चल रहा है वो चीजें जो कि किसी ह्यूमन ने बनाई है। जैसे कि क्या क्या हो सकती है, आप अपने माइंड में सोचो, जैसे कि इंडस्ट्रीज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, दिमाग में खुद से आने लगा ना जो ह्यूमन से बना है। या फिर आप देखोगे पानी है, अब पानी था, ठीक है, वाटर है, हम सबको पता है कि नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उसको हमने कैसे यूज किया, हमने डैम्स बना दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमने क्या करा, एक नेचुरल रिसोर्स को यूज करने के लिए ह्यूमन की माइंड का यूज करा, टेक्नोलॉजी का यूज करा, जिसकी वजह से क्या बन पाया, एक एक ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बन गया जिसमें वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं जो कि एक ह्यूमन ने बनाई है। फॉर एग्जाम्पल रोड्स, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, वो रिपीटेशन में ही हो गया। ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग बनाते हैं अपने कंफर्ट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अपनी जरूरतों के लिए। ठीक है, अब ये ना चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है नेचुरल इन्वायरमेंट को, मतलब कि ये चेंज कर सकता है जितने भी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, वो हम बहुत बार देख सकें। जैसे कि देखो, ये वाला एग्जाम्पल आया डैम्स का। ठीक है, ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे कल्चर को, टेक्नोलॉजी को, ह्यूमन की प्रोग्रेस को, कि ह्यूमन कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप डाउनलोड कर लेना और इसको टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट। कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में हमारे कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक हमारे 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर एक गैसियस लेयर होती है। ठीक है, जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ की चारों तरफ एक गैस की लेयर होती है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेनली जो होती है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, और उसके साथ और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जैसे कि आर्गन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्लैनेट को सोलर रेडिएशन से। आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा, मतलब कि हर कोई सनस्क्रीन यूज करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल बताती हूँ, क्यों, क्योंकि हमको अपनी स्किन प्रोटेक्ट करनी है। क्यों, क्योंकि इतनी हार्मफुल सन रेज है, और ये तो बहुत कम रेज आती है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्रोटेक्ट करता है, वो एक लेयर क्रिएट करता है जो कि सन रेज को ज्यादा आने नहीं देता है हमारे प्लैनेट पे। अब आप सोचो, वो हट जाएगी लेयर तो फिर क्या हाल होगी, जब अभी से हमारी स्किन इतनी डैमेज हो जाती है सनलाइट से। ठीक है, तो आप समझिए, तो ये हमारे प्लेनेट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सोलर रेडिएशन से, और टेम्परेचर को भी रेगुलेट रखता है, वरना बहुत गर्मी होगी।
अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर से। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? मेनली सारी वाटर बॉडीज जितनी भी अर्थ पे है, चाहे वो ओशियंस है, रिवर्स है, लेक्स है, ग्लेशियर्स है, ग्राउंड वाटर है, वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर में हमारे सारी वाटर, मतलब कि वाटर के जितने भी रिसोर्सेज है वो सब आ जाते हैं, और हम सबको पता है कि वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर क्या है? एक सॉलिड आउटर लेयर है हमारे अर्थ की। हमारे अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है हमारी, वो क्या है हमारा लिथोस्फीयर, जिसमें क्या आ जाता है, अर्थ की आउटर मोस्ट, समझे आप क्या है? मतलब अर्थ, आपने बचपन में देखा होगा एक सॉइल प्रोफाइल वाला डायग्राम आता था, ठीक है, उसमें समझते हो आप, एक ना क्रस्ट होता था, अर्थ क्रस्ट, जिसमें कि हमारे क्या होते थे, मतलब अपर मेंटल होता था उसमें, कंसिस्टिंग ऑफ क्रस्ट, मतलब कि सारे रॉक्स, सॉइल, लैंड फॉर्म्स, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब हमारे लिथोस्फीयर में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हमारे सारे इकोसिस्टम्स का क्या होता है? ग्लोबल सम होता है, जिसमें हमारे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इंटरेक्शंस आ जाते हैं लिथोस्फीयर से, हाइड्रोस्फीयर से और एटमॉस्फेयर से। मतलब कि जहां पे जिंदगी है, बाकी सब लेयर्स को यूज करके, सारे एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स को यूज करके, एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फेयर को, लिथोस्फेयर को यूज करके, वो सारी चीजें किस में आ जाती है? हमारी बायोस्फीयर में। अब हम बात करने वाले हैं सेगमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब सेगमेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट पे आ जाते हैं, तो सबसे पहला है हमारा एटमॉस्फेरिक सेगमेंट, ठीक है, जिसमें हम डील करते हैं एयर की क्वालिटी के साथ, क्लाइमेट की क्वालिटी के साथ, ठीक है। फिर इक्वेटिक में हम सबको पता है कि आ जाएंगे सारे वाटर बॉडीज पे हम फोकस करेंगे, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन हो गया, इकोसिस्टम हो गया। फिर टेरिशियल में हमारे सारे आ जाते हैं लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स, सॉइल, लैंड यूज, कैसे हम लैंड को यूज कर रहे हैं, उसके रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं। फिर स्पेस सेगमेंट पे हमारा क्या आ जाता है? इंटरेक्शन बिटवीन द अर्थ और आउटर स्पेस, जैसे कि कितनी मिसाइल्स हमारी जा रही हैं, मतलब कि जो भी सोलर रेडिएशंस, कॉस्मिक लेयर्स, जो भी सब स्पेस को इंक्लूड करके आ जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज। अब एक बात बताओ, स्कोप क्या है इन्वायरमेंट स्टडीज का? देखो, सबसे पहले तो हम एक तरीके से अपने इन्वायरमेंट की स्टडी क्यों करेंगे, आप सोचो, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट ने हमको दिए हैं रिसोर्सेस, उनका हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उनका हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक हम अपनी अटेंशन ड्रॉ करते हैं उसके हर तरीके से, फिजिकल, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशली, मतलब इन सब फील्ड में स्टडी करना इन्वायरमेंट की, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। इसका स्कोप है कि हमें काफी चीजें पता चल जाती हैं, ठीक है। स्कोप में हमारी इकोलॉजी आ जाती है, जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। हम इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ, उसकी जो भी स्टडी होती है। फिर कंजर्वेशन की, कंजर्वेशन मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कैसे कंजर्व कर रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा EAI। EAI में क्या होता है? हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हम इसमें देखते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि डैम आया है, अब डैम बनाना है एक जगह पे, पहले हम देखेंगे वो जो प्रोजेक्ट है क्या वो हार्मफुल तो नहीं है ना हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्या वो ठीक है, मतलब उसका प्रॉपर असेसमेंट करेंगे। ये सब किस में आ जाता है? हमारा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं होगा ना हमारे इन्वायरमेंट पे, ये चेक करते हैं। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला पब्लिक अवेयरनेस। ये एजुकेट करती है पीपल्स को अबाउट द इन्वायरमेंटल इश्यूज, के क्या क्या इन्वायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, या फिर कितनी नीड है हमें सस्टेनेबिलिटी की, कि हमें रिसोर्सेज को लिमिटेड यूज करना है, जिससे कि आगे फ्यूचर वाली जनरेशन के लिए हम उसको क्या कर सके? रिजर्व कर सके, कंजर्व कर सके, रिजर्व कर सके। अब आ जाता है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या, कि हम क्या करते हैं? सस्टेनेबल यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, पानी का, मतलब कि हमें यूज भी करना है और उसको कंजर्व भी करना है फ्यूचर जनरेशंस के लिए। मतलब रिसोर्सेज को एक क्या करते हैं? लिमिटेड वे में यूज करना है, ठीक है। पॉल्यूशन कंट्रोल, हमें ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी जिससे कि पॉल्यूशन कंट्रोल में रहे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मतलब है हमें प्रोटेक्ट करना है अपने प्लांट्स को और एनिमल्स की उन स्पीशीज को जो कि खराब होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, या फिर जो डेंजर जोन में है। अब एड्रेसिंग द ग्लोबल इश्यूज, हमें जो है ना ग्लोबल इश्यूज को भी बहुत ज्यादा ध्यान में देना है, ठीक है ना। कैसे?
हमें ऐसी चीजों को देखिए, जैसे आपने बहुत सुना होगा ओजोन लेयर जो है ना, जो हमारे मतलब सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करती है हमारे प्लैनेट को, वो ना कहीं डैमेज होती चली जा रही है। ठीक है, तो हमें उसको प्रोटेक्ट, मतलब ऐसे ग्लोबल इश्यूज पे भी हमें ध्यान देना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोसिस्टम। अब देखो इकोसिस्टम क्या, एक फंक्शनल यूनिट है इन्वायरमेंट की, जहां पे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के साथ। ठीक है, मतलब इसमें सारे हमारे वो एरियाज आ जाते हैं, मतलब समझ लो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरीके से डील करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। मतलब जैसे कि फूड चेन होती है ना, आपने देखा एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड होते हैं हम, वो वाला सिस्टम। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, एक होता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है, जो बिना ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के होता है। एक टेरिशियल, जिसमें कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट ये सब आ जाते हैं। इक्वेटिक में हमारे फ्रेश वाटर आ जाते हैं, मरीन वाटर आ जाता है, ये सब मरीन आ जाती है, सॉरी मरीन वाटर बोल रही हूँ। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आ जाता है जो कि ह्यूमंस ने बनाया, जैसे कि एग्जांपल हो सकता है हमारे गार्डन्स हो सकते हैं, एक्वेरियम्स हो सकते हैं, अर्बन लैंडस्केप हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो बेसिकली हम सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट समझेंगे तो आगे का पूरा सिस्टम समझेंगे। देखो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो जैसे कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एल्गी, जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये बेस होते हैं किसी भी फूड चेन का, जहां से फूड चेन स्टार्ट होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स मतलब कि ये समझ लो जो अपना खाना तो खुद बना रहा है, ठीक है, वो प्रोड्यूसर है, वो अपना खाना खुद बना रहा है, बल्कि दूसरों को भी प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि हम प्लांट्स खा लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप मतलब कि जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, मतलब ताकत लेते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जैसे कि क्या, बताओ कैसे, या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरा खा के या फिर प्लांट्स बेस्ड खा के। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में आ जाते हैं हमारे हर्बीवोर्स, जो कि प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कार्निवोर, जो कि क्या करते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं उनको खा जाते हैं, जो मीट खाते हैं बेसिकली। ठीक है, और टर्शरी में होते हैं टॉप कार्निवोर्स, जो क्या खा जाते हैं, जो जो महानी होते हैं, जो दोनों को खा जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में वो आते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को, मतलब कि जो डेड और डिकेइंग को फीड करते हैं। ठीक है, जो डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्लांट्स का वेस्ट, ह्यूमंस का वेस्ट उनको क्या कर जाते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, रिसाइकलिंग का काम करते हैं ये। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में वहां आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। और फिजिकल फैक्टर्स में आ जाती है हमारी सनलाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल एंड विंड। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इकोसिस्टम एंड फंक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आ जाता है कि इकोसिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, कंट्रोल करता है नेचुरल साइकिल को, जैसे कि एयर, वाटर, क्लाइमेट। ठीक है, दूसरा हैबिटेट, प्रोवाइड कराता है घर, मतलब रहने की जगह सभी ऑर्गेनिज्म को। थर्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में हमें खाना देता है, पानी देता है, वुड देता है, रॉ मटेरियल्स देता है। एंड इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड कराता है ब्यूटी, पीस, क्रिएशन एंड कल्चरल वैल्यू। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि लास्ट टॉपिक होने वाला है, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं हमारे इकोसिस्टम पे या फिर हमारे इन्वायरमेंट पे। सबसे पहले हाउसिंग एंड सेटलमेंट। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब कि शहर देखे आपने, मतलब समझ लो किसी खाली जगह पे लोग रहना शुरू कर दे, फैक्ट्रीज लगा ले, मतलब वो कहते हैं ना बसीकत बढ़ती चली जाए किसी जगह की, उसको अर्बनाइजेशन बोलते हैं। जिससे कि क्या होता है, हैबिटेट लॉस हो जाता है, प्लांट्स कट जाएंगे सारे। ठीक है, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो जाएंगी, घर बनने शुरू हो जाएंगे, फिर उससे पॉल्यूशन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो है ना, जितने ज्यादा लोग होंगे, जितने ज्यादा रिसोर्सेज को हम यूज करेंगे, उतना ज्यादा हम पॉल्यूशन करेंगे और रिसोर्सेज को कम करेंगे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। डिफॉरेस्टेशन फॉर फार्मिंग, अगर हम फार्मिंग करेंगे किसी जगह पे तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल को क्या कर रहे हैं, सॉइल इरोजन कर रहे हैं, सॉइल खराब कर रहे हैं, उसकी फर्टिलिटी को कम कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन फ्रॉम फर्टिलाइजर, सॉरी पॉल्यूशन फ्रॉम फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर यूज करते हैं फार्मिंग में, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, पानी ज्यादा इंक्रीज करते हैं। माइनिंग करते हैं तो लैंड खराब कर देते हैं, जगह जगह गड्ढे कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन,
ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, बहुत सारी व्हीकल्स यूज करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है, एयर पॉल्यूशन कॉज करती है। इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैन लीड टू लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब हम क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं जो है ना हम इन्वायरमेंट को इतना खराब करते जा रहे हैं, रिसोर्सेज को इतना कम करते जा रहे हैं कि वो हमारे लिए ही, हमारी हेल्थ को ही बहुत ज्यादा खराब करता जा रहा है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बिल्कुल खत्म करता जा रहा है। रिसोर्सेज नहीं रहेंगे, पैसा कहां से आएगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EAI, EIA का मतलब क्या होता है, एक टूल होता है जो कि हमें देखता है कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्या वो सही है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं करेंगे ना हमारे इन्वायरमेंट पे, ठीक है ना, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं फैलाएंगे ना। लास्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमें अपनी आज की जरूरतों को पूरा करना है और इस तरीके से पूरा करना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मतलब कि अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, कोल को, पेट्रोल को, फॉसिल फ्यूल्स जितने भी होते हैं हमारे, उस सब में कोल पेट्रोल आ जाता है। अगर हम उन रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं तो हम इस लिमिट में यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। ऐसा ना हो कि हमने तो मजे से यूज करा पूरा वेस्ट कर करके, लेकिन आगे वाली जनरेशन को वो देखने के लिए भी ना मिले। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट यहाँ पे खत्म होती है। इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा टॉपिक आपको सब नोट्स में मिल जाएंगे, तो नोट्स को डाउनलोड कर लेना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूनिट में। तब तक के लिए बाय। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।